नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 की गणित पुस्तक गणित प्रकाश को किस प्रकार से पढ़ना है, बच्चों को किस प्रकार से इस पुस्तक को समझना है, शिक्षक को किस प्रकार से बच्चों को इस पुस्तक को समझाना है, बच्चों को शिक्षक किस प्रकार से इस पुस्तक को पढ़ाने के बाद होमवर्क दे, होमवर्क में क्या क्या चीजें दी जाए, कौन कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन दिए जाए। क्योंकि इस पुस्तक में कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं बनाकर दिए हैं तो सारा काम यहाँ पर बच्चे और शिक्षक का बढ़ जाता है। शिक्षक और बच्चों को इस पुस्तक की एक एक लाइन पढ़ना होगी। उन लाइनों को समझने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग में काफी सारे प्रश्न बनेंगे। उन प्रश्नों का जवाब शिक्षक द्वारा आपको दिया जाएगा, बच्चों को दिया जाएगा और बच्चे भी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद काफी सारे क्वेश्चन शिक्षक से करेंगे और उन क्वेश्चनों का जवाब शिक्षक द्वारा बच्चों को दिया जाएगा। तो इसलिए इस पुस्तक के पेज टू पेज को, लाइन टू लाइन को हमें पढ़ना होगा। तो आपकी सारी समस्याओं का निदान मैं लेकर वीडियो के माध्यम से आया हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों, आज के वीडियो से हम कक्षा 6 की गणित की पुस्तक गणित प्रकाश का पार्ट 1 गणित में पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। आपका यहां पर 1.1 है, जहां से इस गणित में पैटर्न पार्ट 1 की शुरुआत होती है। वह है गणित क्या है। गणित पैटर्न को हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं। तो गणित पैटर्नों की खोज तथा उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। अब यहां पर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा और शिक्षक को प्रत्येक वर्ड का मीनिंग बच्चों को क्लियर करवाना होगा। अब पहला ही क्वेश्चन यहां पर बच्चों के दिमाग में बनता है कि प्रतिरूप क्या होता है। तो प्रतिरूप का मतलब एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के समान या उसके समान दिखने के लिए बनाई गई है। जैसे कि एक इमारत का मॉडल, जब हम घर बनाते हैं तो पहले मॉडल बनता है, एक पेपर वर्क होता है या उस पेपर वर्क से आप एक मॉडल भी बना सकते हैं। तो घर का एक मॉडल, इमारत का एक मॉडल जो कि आगे जाकर वास्तविक इमारत का रूप ले लेता है और इसे ही इस मॉडल का हम प्रतिरूप कह सकते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम एक वास्तविक दुनिया की प्रक्रिया का प्रतिरूप है। इसी प्रकार से आप सोच सकते हैं कि आपकी जो तस्वीर है, आपका जो फोटो है, उसके आप प्रतिरूप है। तो एक तस्वीर एक व्यक्ति, एक वस्तु का प्रतिरूप होती है। फिर आगे है एक और उदाहरण, एक व्यक्ति जो किसी और की नकल करता है। आपके आसपास नकलची आपको मिल जाएंगे देखने को। तो जो व्यक्ति किसी की नकल करता है वह उसका प्रतिरूप करता है। ठीक है, तो आपको हर वर्ड का मीनिंग यहां पर मैं क्लियर करवाता जाऊंगा। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों में तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने में आदि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करते हैं। साथियों, बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों के ही रूप में देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक और कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, यह इसका प्रस्तावना है इस गणित में पैटर्न पार्ट का। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्नों का अस्तित्व है। गणित का सिर्फ यह उद्देश्य नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न हैं। इस दुनिया में हर चीज का अपना एक पैटर्न है, तो कौन कौन से पैटर्न इस समय अस्तित्व में है, बल्कि अपितु उनके अस्तित्व के कारणों के स्पष्टीकरणों को भी ज्ञात करना है। तब ऐसे स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो इन संदर्भों के बाहर हैं। ठीक है, जिससे इनकी खोज की गई थी और जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। तो हर एक चीज
जो हमारे आसपास विज्ञान देखता है उसके अंदर भी कहीं ना कोई पैटर्न जरूर फॉलो हो रहा है। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रह सैटेलाइट्स की गति के पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया है। जो आपके तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह की गति है, इन सभी के पैटर्नों की समझ मानव ने की और उस समझ के कारण ही यहां पर हम विकास तक पहुंच सके। आपके आसपास जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनकी गति के पैटर्नों की समझ मानव के द्वारा की गई। तो पैटर्नों की समझ ने मानव को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया। इसी के फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। इस प्रकार जीनोमों के पैटर्नों की समझ ने हमें किसकी समझ, जीनोमों के पैटर्नों को समझा कि किस पैटर्न में जीनोम आए। तो इनके पैटर्नों की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनका उपचार करने में, ट्रीटमेंट करने में सहायता की। तो पैटर्न से संबंधित अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से यह एक है। तो चूंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अब हम यहां से मैथमेटिक्स पर आते हैं। ठीक है, आइए पता लगाएं। तो आपके लिए वर्क है कि आइए पता लगाएं, जहां पर भी है वहां पर आपको रोककर चर्चा करना है, इस टॉपिक को समझना है, इन दी गई लाइनों को समझना है। तो क्या पता लगाने को कहा गया है? क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? नेक्स्ट है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है? आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों का निर्माण करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कार, वायुयान, कैलेंडर, घड़ी इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। तो इतने विषय दिए गए हैं आपको विचार करने के लिए, जो कि आप यहां पर चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यह आपका कंप्यूटर है। इसका निर्माण भी मानव के द्वारा ही किया गया है और एक पैटर्न के रूप में किया गया है। जिस प्रकार से आपने मोबाइल का विकास होते हुए अभी देखा है कि मोबाइल कीपैड वाला हुआ करता था, उससे पहले एक अलग प्रकार का था, कीपैड से पहले। तो अलग प्रकार के मोबाइल फोन को आप लेकर धीरे धीरे उनके पैटर्नों को चेंज करते हुए, एक अनुक्रम को बनाते हुए आप अभी टच तक आ गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह मोबाइल का विकास था। तो इसका एक अनुक्रम था, एक पैटर्न था। इसी प्रकार से गाड़ी आप देख पा रहे हैं, तो गाड़ियों का भी एक पैटर्न है कि पहले कौन सी गाड़ी चलती थी, उससे पहले कौन सी गाड़ी चलती थी। तो उनके अंदर विकास का क्रम हुआ, एक अनुक्रम में विकास होता चला गया और आपके सामने कई वेरिएशन में आज की डेट में गाड़ियां मौजूद है। तो ये घरों का विकास भी इसी क्रम में हुआ, रेलगाड़ियों का विकास भी हुआ, घड़ियों का विकास भी हुआ। तो ये एक प्रकार का अनुक्रम है। ठीक है, एक प्रकार के सीक्वेंस है, एक प्रकार की सीरीज है और इस सारी चीजों को हम कहेंगे पैटर्न। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मूल विषय गणित पर। साथियों, 1.2 संख्याओं में पैटर्न। तो क्लास 6th मैथमेटिक्स, जिसका नाम है गणित प्रकाश, उसका लेसन नंबर 1 है गणित में पैटर्न, और यह 1.2 संख्याओं में पैटर्न से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो आपने अभी पढ़ा वह इसका प्रस्तावना भर था। तो आपका मेन मैथमेटिक्स यहां से स्टार्ट होता है। यहां से आपको एक एक चीज, एक एक वर्ड समझकर चलना है। गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न है। मौलिक पैटर्न से अर्थ है कि जो चलन में इस समय पैटर्न है, वे पैटर्न आपके संख्याओं के पैटर्न है। और किससे संबंध में? गणित के संबंध में। चूंकि हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए गणित के पैटर्नों की ही हम चर्चा यहां पर करेंगे। विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे होती है जो 0, 1, 2, 3, 4 इन सबसे समाहित होती है। तो हम 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
और 0 यदि छोड़ दें तो उसके बाद जो संख्या बचती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है। गणित के वह ब्रांच जिसके अंदर आप पूर्ण संख्याओं से संबंधित पैटर्नों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, संख्या सिद्धांत कहलाती है। तो यहां पर आपको एक डेफिनेशन भी मिल जाती है संख्या सिद्धांत की कि संख्या सिद्धांत किसे कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। नेक्स्ट, संख्या अनुक्रम सबसे अधिक मौलिक। संख्या अनुक्रम मतलब संख्याओं का सीक्वेंस सबसे अधिक मौलिक, प्रचलित एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में से है जिनका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं और हमें भी इस लेसन के अंदर इनका अध्ययन करना है। सारणी 1 कुछ मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। तो अब हम सारणी 1 को देखते हैं कि क्या क्या अनुक्रम उसके अंदर दिए गए। उससे पहले शिक्षक और बच्चे, क्या आप जानते हैं, इस पर गौर कीजिए कि आपको यह चीजें पता है या नहीं है। शिक्षक का दायित्व है कि अब यहां पर रुककर संख्याओं के बारे में बच्चों को समस्त जानकारी दे दें कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या क्या होती है। तो मोटे मोटे तौर पर इनकी जानकारी शिक्षक बच्चों को जरूर दें और बच्चे इन नंबर्स के विषय में शिक्षक से क्वेश्चन जरूर करें। अब यह आपकी सारणी 1 है। सारणी 1 में आपको यहां पर 1 1 1 1 करके दिया गया है। चूंकि हम पैटर्न पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के संख्याओं के, तो यहां पर 1 1, इसके आगे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इन नंबरों को एक परिभाषा में लेकर जाएं तो इन्हें क्या कह सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये किस काम में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी इसके अंदर गैप नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं गणन संख्याएं। गणन से अर्थ है कि किन्हीं भी चीजों को गिनने वाली जो संख्या होती है, जिससे हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, किन्हीं भी चीज की गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, बताते हैं कि ये इतनी गायें हैं, इतनी भैंस है, इतने पेन है, कक्षा में बच्चों की इतनी संख्या है। तो ये सब बातें हमें काउंटिंग करने के बाद पता चलती है, गिनने के बाद पता चलती है। तो इन्हीं नंबरों की सहायता से आप गणना करते हैं। इसके बाद 1 3 5 7 9 11 13 आपको 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो इन नंबरों के बीच में एक एक का गैप है और ये संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। मैं डिटेल में आपको एक एक चीज यहां पर क्लियर करूंगा, कोई भी आपका टॉपिक यहां पर छूटेगा नहीं। इसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं इन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद त्रिभुजाकार संख्याएं ये दी गई है, मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी दिखाता हूं। इसके बाद 1 4 9 और 16 25 36 49 इस प्रकार से दी गई है। तो ये वर्ग संख्याएं कहलाती है। क्यों कहलाती है इसका रीजन मैं दिखाऊंगा आपको डेफिनेशन के साथ में। ये नंबर यहां पर दिए गए हैं, इन्हें हम घन संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 8 13 21 इनको हम विरांक संख्याएं कहते हैं। बहुत ही IMPA विरांक संख्याएं समझेंगे डिटेल में हम यहां पर। इसके बाद 1 2 4 8 16 32 64 इस प्रकार के जो नंबर है उन्हें हम कहते हैं 2 की घाते। किस प्रकार से कहेंगे जस्ट आपको इस स्लाइड में ही देखने को मिल जाएगा। 1 3 9 27 81 1 243 729 इनको हम कहेंगे 3 की घातों के नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपकी सारणी 1 दी गई थी, यह आपकी सारणी 1 थी जो कि आपकी बुक में दी गई है। चलिए इस सारणी 1 के जो ये यहां पर संख्याएं दी गई है इनको डिटेल में समझते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है और किस प्रकार से ये बने हुए हैं।
सबसे पहला नंबर आता है गणन संख्याओं का। तो गणन संख्याएं जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है, आपको यहां पर शिक्षक को इनके मीनिंग बिल्कुल बताना है, बच्चों को मीनिंग क्लियर करना है, इनकी डेफिनेशन क्लियर करना है, या फिर सिर्फ गणन संख्याएं करते हुए भी आगे नहीं बढ़ जाना है। तो आपको इनका एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कि गणन संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो गणन संख्याएं जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है, यहां पर आप नोट डाउन कीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर इनको कहा जाता है। वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें हम गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। और ये संख्याएं हमेशा एक से स्टार्ट होती है। कोई भी आपकी क्लास में बच्चा यदि बैठा है तो उसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। यदि क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है, इसका अर्थ है कि वहां पर आपका नंबर 0 है। ठीक है, इसका अर्थ यह है 0 का कि आपने काउंटिंग की ही नहीं है। 0 कोई काउंटिंग का नंबर नहीं होता है। 0 वहां पर कुछ भी नहीं होने का संकेत करता है। 0 का अर्थ हम नील से भी निकाल सकते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं है। तो 0 काउंटिंग नंबर के अंदर सम्मिलित नहीं होता है। गणन संख्याओं के मुख्य गुण ये होते हैं। आपसे यदि गुणों को पूछा जाए कि गणन संख्याओं की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो ध्यान से समझ लीजिए कि गणन संख्याएं हमेशा धनात्मक होती है। आपके 0 और 0 के इस तरफ के जो नंबर होते हैं वे सारे धनात्मक होते हैं, और 0 के इस तरफ के जो नंबर होते हैं वे ऋणात्मक होते हैं। तो 0 से बड़े जो नंबर हैं 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वे सारे के सारे नंबर आपके धनात्मक ही होंगे। इसके बाद ऋणात्मक नहीं होंगे। पूर्णांक ये सभी पूर्ण संख्याएं होती है, कोई दशमलव या भिन्न नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं से अर्थ है कि इनमें दशमलव और भिन्न सम्मिलित नहीं होता है। इसके बाद गणन संख्याओं को उपयोग दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने और संख्याओं को क्रम में लगाने और गणितीय गणनाओं को करने में किया जाता है। तो ये आपकी गणन संख्याएं और इनकी प्रॉपर्टी थी। इसी प्रकार से विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। इन संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, और जब 2 से आप विभाजित करने जाएंगे तो आपको शेषफल में हमेशा ऑलवेज 1 प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक सम संख्या से विभाजित होने पर हमेशा 1 छोड़ देती है। अब कौन कौन सी होती है ये संख्याएं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार के जो नंबर हैं उनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। चलिए 2 से हम भाग लगाते हैं 5 के अंदर, तो आप 2 दूना 4 करेंगे और यहां पर घटाने के बाद बचेगा आपका 1, और आपका हमेशा यह शेषफल रहेगा जब आप किसी सम संख्या से किसी विषम संख्या में भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप विषम संख्याओं की डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं पूर्णांक है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जबकि विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती। अभी जस्ट हमने देखा विषम संख्याओं की डेफिनेशन में, लेकिन सम संख्याओं की डेफिनेशन है कि यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित से अर्थ है कि इनका जो शेषफल है वह 0 बचेगा। इसका अर्थ है कि शेषफल में कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। सम संख्याओं के उदाहरण, सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है, 2, ठीक है, 2, इसके बाद 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, और ये सब लिखे हुए नंबर भी सम संख्याएं ही होती है। यदि क्रम देखें सम संख्याओं का तो यह वाला होता है। अब नेक्स्ट है आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं, बिल्कुल आईएमपी है, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझ लेना है। त्रिभुजाकार संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित बिंदुओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसमें पहला ही शब्द आपका है त्रिभुज, और त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बनता है। तो वे संख्याएं जिन्हें एक समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित बिंदुओं, समबाहु से अर्थ है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उन्हें हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित
बिंदुओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब क्या हो सकती है श्रृंखला? एक बिंदु भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, 28, 36, 45 इस प्रकार से हो सकते हैं। आदि कुछ त्रिभुजाकार संख्याएं दी गई है यहां पर। अब देखते हैं कि 1, 3, 6, 10 का क्या मीनिंग है। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। आप एक बिंदु को छोड़ दें तो आप यदि इस त्रिभुज को देखें जो मैंने बनाया है, तो एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर, तो आपको यहां पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि यह त्रिभुजाकार नंबर है जिसके अंदर डॉट की संख्या 3 है। यहां पर कितने डॉट हैं? 3 डॉट है। एक त्रिभुज को बनाने के लिए, समबाहु त्रिभुज को बनाने के लिए 3 डॉट का उपयोग करना होगा। चलिए, यदि मैं इस त्रिभुज को आगे बढ़ाता हूं, तो मैं इस तरफ आगे बढ़ा, फिर मैं इस तरफ आगे बढ़ा। अभी हमने ये पैटर्न कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां पर आगे बढ़े, तो इस प्रकार से यह त्रिभुज बन जाएगा। आपके डॉट यहां पर बढ़ जाएंगे और एक डॉट यहां पर बढ़ जाएगा। अब आप डॉट को गिनिए कितने डॉट होते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 डॉट से मिलकर फिर आपका एक समबाहु त्रिभुज तैयार हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर 6 भी आ जाता है। आगे यदि देखें हम 10, अब 10 के लिए क्या करना होगा? हम एक लाइन इसे यहां पर बढ़ाएंगे, एक यहां पर बढ़ाएंगे और इस प्रकार से 2 डॉट आपके बीच में बढ़ जाएंगे। हर बार आपको यहां पर एक समबाहु त्रिभुज, अब आपको यहां पर एक समबाहु त्रिभुज, आपको यहां पर एक समबाहु त्रिभुज, आप यहां भी एक समबाहु त्रिभुज देख सकते हैं। तो जो त्रिभुज 3 डॉट से स्टार्ट हुआ है उस त्रिभुज को हर जगह हमें बनाना है। तो इस प्रकार से आप यदि और आगे बढ़ें, ये आगे बढ़ें, तो अब आपको यहां पर इस प्रकार से डॉट मिलेंगे और 2 डॉट आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब आप इसमें यदि काउंटिंग करें डॉट की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहां पर जो डॉट के नंबर है वह है 10। तो इस प्रकार से आप इन त्रिभुजों को बनाते जाएंगे, डॉट की संख्या बढ़ती चली जाएगी। फिर 15 डॉट से आपका समबाहु त्रिभुज व्यवस्थित बनेगा। फिर 21 डॉट से, 28 से, 36 से, 45 से 55 डॉट लगाने आपको पड़ेंगे। तो इतने बिंदुओं की आपको आवश्यकता लगेगी। चलिए, इसके बाद इसी पैटर्न पर आपका वर्ग संख्याएं हैं। समझते हैं कि वर्ग संख्याएं क्या होती है। वर्ग संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि आप किसी संख्या को स्वयं से गुणा करते हैं तो परिणाम वर्ग संख्या होगी। उदाहरण के लिए 3 गुणित 3, उसी संख्या को उसी संख्या से यदि आप गुणा कर दें तो जो नंबर प्राप्त होगा वह नंबर उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से घन संख्याएं वे संख्याएं होती है जो किसी पूर्णांक को 3 बार स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होती है। उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 से प्राप्त होता है आपका 8। तो जो 8 है यह घन संख्या कहलाता है और यहां पर जो 9 है यह आपका 3 के लिए वर्ग संख्या कहलाता है। इसके बाद विरहंक संख्या किसे कहते हैं, अभी आपको और क्लियर होना बाकी है। तो बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए और भी इन संख्याओं के बारे में हम अभी जानेंगे। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को या तो विरहंक संख्या के रूप में या गैर लगातार विरहंक संख्याओं के रूप में किसी भी संख्या को दोहराए बिना दर्शाया जा सकता है। जैसे कि यहां पर प्रारूप आपको दिया गया है, उदाहरण दिया गया है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। अभी आपका दिमाग यहां पर चकरा जाएगा कि ये क्या नंबर होते हैं। 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, इसके बाद डायरेक्ट 8 आ गया, 13 आ गया, 21 आ गया। तो चलिए इसे भी हम डिटेल में समझते हैं। जो नंबर अभी हमने पढ़े, जो संख्याएं हमने पढ़ी, इनको डिटेल में समझते हैं। एक बार और आपको मैं सारणी 1 पर लेकर चलता हूं।
अब आपको यहां पर दिया गया है, आइए पता लगाएं। क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्नों की पहचान कर सकते हैं? सारणी 1 में प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित नोटबुक पर पुनः लिखिए। तो यह काम स्टूडेंट को करना है। शिक्षक सारी बातें समझाने के बाद इस अनुक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को कहेंगे और बच्चों को अपनी कॉपी के अंदर 3-3 अनुक्रम आगे और लिखना है। तो बच्चे अपनी कॉपी में इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। आप यहां से नकल तो कर लेंगे, लेकिन आपके शिक्षक जब पूछें आपसे तो आप प्रॉपर इसका जवाब दे दें। इसके लिए अब हम इसे क्लियर भी कर लेते हैं। यहां पर पहला आपका है 1 1 1 1, तो 1 के बाद 1 आता चला जा रहा है। तो ये अब आप बता सकते हैं कि अब क्या आएगा, अब भी 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हर बार आपने 1 ही आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है आपकी गणन संख्याएं। ठीक है, यह वाली आपकी है गणन संख्याएं। गणन संख्याओं में हम देखें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक एक प्लस होता चला जा रहा है। 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 बना, 2 में 1 प्लस हुआ तो 3 बना, 3 में 1 प्लस हुआ तो 4 बना, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 बन जाएगा। इस प्रकार से एक एक नंबर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं गणन संख्याओं में, काउंटिंग नंबर्स के अंदर। इसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में एक एक का गैप है। 1 से स्टार्ट हुई, फिर 3, 1 का गैप 5, फिर 1 का गैप 7, फिर 1 छोड़ दिया, वो हो गया आपका यहां पर 9। ठीक है, फिर 1 छोड़ दिया 11। सम संख्याओं में 2 से स्टार्ट किया, फिर 1 छोड़ दिया 4, फिर 6, फिर 8, फिर आपका 10। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सम संख्याओं में। इसके बाद त्रिभुजाकार संख्याएं। अभी हमने डॉट गिनकर आपको बताया था कि त्रिभुजाकार संख्याओं में त्रिभुज हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और जितने डॉट की आवश्यकता होगी उस त्रिभुज को बनाने में, तो उन डॉट के नंबर्स को ही हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम वर्ग संख्या की। वर्ग संख्या में हमने अभी देखा था कि उसी संख्या से आप गुणा करेंगे तो आपको वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यदि आप 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। तो यहां पर 1 और 4 जो है यह आपका वर्ग संख्या कहलाता है। इसी प्रकार से 3 का गुणा यदि 3 से कर दे तो 9 आता है, 9 आपकी वर्ग संख्या कहलाएगा। चलिए, इसके बाद घन संख्याएं। घन संख्याओं में आप 3 बार गुणा करेंगे। वर्ग का अर्थ होता है 2, घन का अर्थ होता है 3, तो 3 बार गुणा करेंगे। जैसे 1 गुणित 1 गुणित 1, तो यहां पर 1, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहां पर आपका 8 आया। तो जो 8 आया आपका, यह आपकी घन संख्या कहलाता है। इसके बाद विरहांक संख्याएं क्या होती है, सबसे आईएमपी है यह विरहांक संख्याएं, इसे समझ लेते हैं। अब आपका यहां पर पैटर्न देखिए। आप विरहांक संख्याओं को आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। 1 2 3 5 8 13 21 इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से 1 2 के बाद 3 और 5 आया। 1 में आपने क्या जोड़ा, 1 में आपने जोड़ा 1, देन आपके पास आया यहां पर 2, तो आपने +1 करा। 2 में 2 से अब आप जब 3 ला रहे हैं तो अब आपने जोड़ा यहां पर +1। +1 क्यों जोड़ा, आपने पिछला नंबर प्लस किया है। पिछला नंबर मतलब आपने इस 3 को लाने के लिए 2 से पहले वाला जो नंबर था 1, इसे प्लस किया है। अब 3 के बाद में 5 कैसे आया, 3 के बाद में 5 आपने इस 2 से 3 को जोड़ दिया। 3 और 2 दोनों को जोड़ने के बाद आपका यहां पर 5 आ जाता है। इसी प्रकार से आपने 3 लाने के लिए 2 में 1 को जोड़ा था। अब 5 से 8 कैसे आया, एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आगे हमें बढ़ाना है। 5 से 8 आया, आपने 3 और 5 को 8 कर दिया तो आपका यहां पर 8 आ जाएगा। 8 का मतलब है 3 + 5। ठीक है, और 5 का अर्थ है कि 2 +
3, 2 प्लस 3 से 5 बना, 8 आपका बना 3 प्लस 5 से। अब आपका जो 13 आया है वह किससे आएगा, 5 और 8 को जो जोड़ देंगे आप तो 13 आ जाएगा। अब आप 8 और 13 को जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो आपका यहां पर 1 और 2 का जोड़ आपका 3 है, 2 और 3 का जोड़ आपका 5 है, 3 और 5 का जोड़ आपका 8 है, 8 और 5 का जोड़ आपका 13 है, 13 और 8 का जोड़ आपका 21 है, 21 और 13 का जोड़ आपका 34 आ जाएगा। इस अनुक्रम को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको 3-3 नंबर और आगे बढ़ाकर लिखने को दिए गए हैं शिक्षक द्वारा, तो आप इन नंबरों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद 2 की घातें, 2 की घात में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। तो यहां पर 2 की घातें, 2 की घातों से यहां पर अर्थ है, अभी हमने इसके पिछले उसमें हमने घन संख्याएं देखी थी, तो घन संख्याएं अलग है और 2 की घातें अलग है। 2 की घातों में आपको 2 गुणित 2 करना है या 2 दुना 4 करना है, 4 दुना 8 करना है, 8 दुना 16 करना है, 16 दुना 32, 32 दुना 64। 2 का गुणा इसके अंदर करते जाइए, 1 दुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64 और 64 दुना 128 और 128 दुना 256 और 256 दुना 512 और अगर आप इसको आगे बढ़ाएं 512 दुना 1024 आ जाएगा। तो इस क्रम को आप फॉलो आगे कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। चलिए इसके बाद 3 की घातों का क्रम देखें, 1, 3, 9, 27, 27, 81, 243, 729। इस प्रकार से यह क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या किया, 3 का गुणा, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729 और 729 में 3 का गुणा करेंगे 2187 आ जाएगा और 2187 में आप 3 का गुणा करेंगे 6561 आ जाएगा। इस क्रम को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको निश्चित ही पसंद आएगा, शिक्षक साथी भी बड़े ही ध्यान से इसे समझ लें। इन वीडियोस को देखने के बाद ही आप क्लास में जाएं, ताकि आपको काफी सारी इन वीडियोस से मोटे मोटे तौर पर आइडियाज मिल जाए कि आपको अब कक्षा में जाकर किस प्रकार से पढ़ाना है और किस प्रकार से बच्चे सीख पाएंगे और उन्हें क्या क्या इस पुस्तक से जानकारी आपको देना है। चलिए इसके बाद लास्ट में यहां पर दिया गया है, आइए पता लगाएं। तो एक वीडियो के अंदर हम आपका एक पॉइंट ही कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने 1.2 को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 1.3 को कंप्लीट करेंगे। आइए पता लगाएं, क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्नों की पहचान कर सकते हैं? आपकी जो सारणी 1 में पैटर्न दिए गए हैं उनकी आप पहचान कर सकते हैं क्या? तो उनकी पहचान उनके सामने ही लिखी हुई है कि किस प्रकार का यह पैटर्न है। मैंने आपको अभी पैटर्न तो बताया और पैटर्न के साथ में उसके अंदर का जो पैटर्न है वह भी बताया। यदि आप इस प्रकार से देखें 2, 4, 6, 8, 10, तो यह कहलाती है आपकी सम संख्याएं। लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वह पैटर्न यह है कि 2 से 2 प्लस 2 है, 2 से 6 क्या है, प्लस 2 है, 6 से 8 आपका प्लस 2 है, 8 से 10 आपका प्लस 2 है। तो यह आपका पैटर्न है प्लस 2 का। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, बच्चों को भी यह बताना है और बच्चे भी इस पैटर्न को बड़े ही ध्यान से ढूंढे उसके अंदर कि क्या पैटर्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट 2 दिया गया है, सारणी 1 में प्रत्येक अनुक्रम को उसके अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर आपको लिखना है। मैं आपको बता चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आप इस प्रकार से पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट सीखना चाहते हैं, बच्चे यदि देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से इस प्रकार के वीडियोस बनाकर लाता रहूंगा। आपका पूरा मैथमेटिक्स मेरे द्वारा यहां पर डिटेल में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगा हो और आप चाहते हो कि इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिले, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक
और एक कमेंट जरूर आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।